हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का यह नया सेशन एक नए पेपर के साथ। यह पेपर है पूर्व रेलवे मींस ईस्टर्न रेलवे द्वारा रिटन एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ ग्रुप बी AEN अगेंस्ट 70% कोटा इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो इस पेपर के इस्टेब्लिशमेंट, राजभाषा और फाइनेंशियल सेक्शन के क्वेश्चंस को हम इस पेपर में इस वीडियो के थ्रू रिव्यू करेंगे। और इसमें का जो डेट ऑफ कंडक्शन है यहाँ पे एग्जामिनेशन का, वो है 30 जनवरी 2022 है। और इसका मैक्सिमम मार्क्स है 100 और ड्यूरेशन 2 आवर्स का है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसमें नीचे आते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। कुल 110 क्वेश्चंस हैं जिसमें 100 के आंसर्स करना है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। इसके अलावा तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बाय प्रेसिंग द बेल आइकॉन, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 110 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चंस हैं यहाँ पे पूरे जितने भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे लास्ट में चलते हैं हम यहाँ पे 110 क्वेश्चन, जैसे हमने पिछले पेपर में स्टार्ट करा था। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि 110th क्वेश्चन है। दिया है सेंट्रल हिंदी समिति और सेंट्रल हिंदी कमेटी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर यहाँ पे होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसका आंसर बी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, दैट इज़ व्हाट MHA। ओके, तो इसका ऑप्शन बी होगा यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसको हम इससे भी टिक कर सकते हैं, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी समिति? और सेंट्रल हिंदी कमेटी जो है, तो इसका चेयरमैन कौन है पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर अगर हम बात करें यहाँ पे हिंदी कमेटी की, तो फॉर मॉनिटरिंग व्हाट प्रॉपर यूज़ ऑफ हिंदी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज वाज सेट अप इन जून 1975 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, तो चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी जो होता है वह कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर जो होंगे इसके आंसर होंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे अपन। 109 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर प्रेजेंट इन लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कितने लैंग्वेजेस इनलिस्टेड हैं? तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। और एट प्रेजेंट जो है टोटल 22 लैंग्वेजेस जो है तो इनलिस्टेड है यहाँ पे। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे। Which of the following state oblique union territory is included in region B as per official language act 1976? तो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 बनाया गया था, जिसके तहत पूछा जा रहा है कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जो कि रीजन बी में इंक्लूडेड है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब, ये 3 स्टेट्स हैं जो कि रीजन बी में इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे यूनियन टेरिटरी में, तो चंडीगढ़ जो है वह भी रीजन बी में
इंक्लूडेड है। तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दैट इज व्हाट चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। सो चंडीगढ़ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं यहाँ पे। Which are the following state oblique union territory is included in region C as per official language act 1976? तो यहाँ पे रीजन सी के लिए पूछा गया है। तो रीजन सी के लिए यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे चंडीगढ़ दिया है, छत्तीसगढ़ दिया है, जम्मू कश्मीर दिया है और राजस्थान दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी J&K इज़ द राइट आंसर। ओके, सो इसका आंसर होगा यहाँ पे क्या, J&K। दैट इज़ व्हाट J&K इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं यहाँ पे। Which of the following state is not included in region A as per official language act 1976? देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 से कितने सारे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है इस पेपर में। तो कौन सा इंक्लूड नहीं है यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज रूल के अकॉर्डिंग, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। ऑप्शन दिया है बिहार, गुजरात, हरियाणा और उत्तराखंड। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब जो है वह रीजन बी में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है, क्योंकि गुजरात दिया हुआ है इसलिए इसका ऑप्शन जो है यह गुजरात होना चाहिए। गुजरात जो है ऑप्शन बी में इंक्लूडेड है, तो ऑप्शन बी जो है वह इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है क्या, कौन सा रीजन ए में इंक्लूडेड नहीं है। बाकी सारे हिंदी भाषी राज्य हैं वो रीजन ए में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो इसका आंसर गुजरात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट और रूल 1976 इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन्स? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे कितने रीजन्स में डिवाइडेड है। तो इसका आंसर होगा 3 रीजन्स में डिवाइड है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। इंडिया इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी रीजन? सो रीजन ए, रीजन बी और रीजन सी, 3 रीजन्स में इंडिया डिवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अकॉर्डेड स्टेटस ऑफ सेकंड राजभाषा टू उर्दू? उर्दू को किसने सेकंड राजभाषा का स्टेटस दिया हुआ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात। तो बाय सीइंग द ऑप्शन वी कैन से यूपी इज़ द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश ने जो है उर्दू को सेकंड राजभाषा का वो दिया है दर्जा। When was the हिंदी एक्सेप्टेड एज राजभाषा? राजभाषा हिंदी कब एक्सेप्ट की गई? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 14 सितंबर 1949। इसी को देखते हुए हम हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी डे मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को एज अ राजभाषा एक्सेप्ट किया गया। इंग्लिश इज़ द राजभाषा ऑफ विच 2 स्टेट्स? तो यहाँ पे राजभाषा जो है कौन से 2 स्टेट्स की राजभाषा इंग्लिश है? तो अगर हम आपको बता दें, यहाँ पे कुछ स्टेट्स इंडिया में ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश को अपने राजभाषा माना है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और सिक्किम ये पूरे जो हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं। तो इन्होंने अपनी राजभाषा को जो है वह इंग्लिश को माना है। ओके, तो यहाँ से जो इसका आंसर होगा, अगर हम बात करें इसके अलावा, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश के अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नागालैंड, मेघालय, सिक्किम। नागालैंड हो गया, नागालैंड, और इसके अलावा मेघालय और इसके अलावा सिक्किम। These states have the English as the राजभाषा। नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर हम आगे चलते हैं तो अब आ रहा है फाइनेंशियल और इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन। तो
तो इसमें पूछा जा रहा है 100th MACPS वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच पे कमीशन। क्वेश्चन नंबर 100 है, सॉरी 100 बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 100 है यहाँ पे। MACPS वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच पे कमीशन। ऑप्शन दिया है 4th पे कमीशन, 5th और 6th और 7th। तो MACPS का फुल फॉर्म क्या है? मोडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम। ओके, so modified assured career progression scheme was applicable to all regularly appointed railway employees. Okay, as MACPS was introduced with effect from 1st September 2008, 1st September 2008 से यह जो है इफेक्ट में आया। ओके, सो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st सितंबर 2008। और यह जो है तो 6th पे कमीशन के द्वारा जो है, 6th पे कमीशन उस टाइम पे कौन सा था? 6th पे कमीशन है, तो 6th पे कमीशन इज़ द राइट आंसर। 6th पे कमीशन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ PNM मीटिंग्स एट अ जोनल लेवल? सबने सुना है PNM मीटिंग्स के बारे में। PNM का फुल फॉर्म होता है परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी। परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी वॉज सेटअप इन 1952। ओके, इसका मेन पर्पज होता है कॉन्टैक्ट विथ लेबर एंड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड डिफरेंसेस विच में अराइज बिटवीन रेलवे लेबर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो रेलवे लेबर और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का जितना भी डिस्प्यूट और डिफरेंसेस है उनको रिजॉल्व करने का काम जो है वो है PNM के थ्रू होता है। यह बेसिकली 3 लेवल पे होती है, रेलवे लेवल, जोनल लेवल और डिवीज़न लेवल पे। तो जोनल लेवल पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसका जो प्रेसिडेंट होता है वह कौन होता है? GM होता है। प्रेसिडेंट कौन होगा? आवर रिस्पेक्टिव GM इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ PNM एट अ जोनल लेवल। ओके, इसके अलावा अगर हम सेक्रेटरी की बात करें तो इसके जो जोनल लेवल पे जो सेक्रेटरी होते हैं, जोनल लेवल पे अगर हम बात करें यहाँ पे सेक्रेटरी की, तो सेक्रेटरी ऑफ PNM एट अ जोनल लेवल इज़ नथिंग बट अ PCPO। कौन होते हैं? प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। ओके, ही इज़ द सेक्रेटरी ऑफ दिस PNM। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जोनल लेवल पे जो PNM होती है वह 1 इन 3 मंथ्स होती है, 1 इन 3 मंथ। वाइल डिवीज़न लेवल पर अगर हम बात करें तो PNM जो होता है वह 1 इन 2 मंथ होता है, 1 इन 2 मंथ। ओके, सो और डिवीज़न लेवल पर इसको चेयर करते हैं, बात करें अगर तो DRM, और सीनियर DPO जो है तो सेक्रेटरी होते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ ईच यूनियन पार्टिसिपेट इन PNM मीटिंग एट अ जोनल ऑब्लिक डिवीज़न लेवल? तो यहाँ पे PNM मीटिंग्स में जो है तो प्रत्येक यूनियन से कितने मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ ईच यूनियन पार्टिसिपेट इन PNM मीटिंग एट अ जोनल ऑब्लिक डिवीज़न लेवल? तो यहाँ पे जोनल ऑब्लिक डिवीज़न लेवल पर PNM में जो प्रत्येक यूनियन के 25 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? टोटल 25 मेंबर्स होते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देयर आर 25 मेंबर्स from each union, members from each union participated, each union participated। ओके, पार्टिसिपेट करते हैं, participated। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसा कि आपको बता दिया मैंने, GM PCPO होते हैं, DRM सीनियर DPO होते हैं, ठीक है। और टोटल एजेंडा जो होते हैं वो लगभग 30 के आसपास होते हैं। तो यहाँ पे 2 यूनियंस हैं, जैसे कि AIRMF, ओके, ऑल इंडिया रेलवे मजदूर संघ जो हो गया, जिसको बोलते हैं मजदूर फेडरेशन, ओके, और NFIR, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, सॉरी, AIRMF, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, जिसको मजदूर संघ बोलते हैं, और NFIR, दैट इज नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेंस, इंटक।
तो इस तरह से जो है टोटल 25 मेंबर्स जो है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा 25 मेंबर्स। इसके बाद की बात करें, क्वेश्चन नंबर 97 पे आ जाते हैं अपन। हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ पीएनएम मीटिंग एट डिवीज़न लेवल। देखिए अभी हमने आपसे डिस्कस कर लिया इस चीज़ को, सीनियर डीपीओ जो है सेक्रेटरी होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। और अगर बात करें चेयरमैन कौन होता है या प्रेसिडेंट कौन होता है, तो डीआरएम प्रेसिडेंट्स होते हैं। व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ पीआरईएम मीटिंग एट डिवीजन लेवल। देखिए ये क्वेश्चन जो है पिछले पेपर में मैंने डिस्कस करा था इस वीडियो में कि पीआरएम मीटिंग्स जो होती है डिवीजन लेवल पे, वह उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है। तो जैसा कि आपको बता दें, पीआरएम दैट इज़ नथिंग बट द पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ इन मैनेजमेंट होता है, और यह भी 3 लेवल पर होती है, रेलवे बोर्ड लेवल, रीजनल लेवल और या जोनल लेवल जिसको बोलते हैं, और डिवीज़नल लेवल पे। तो रेलवे बोर्ड पे जो है तो सीआरबी कम सीईओ जो है इसके चेयरमैन होते हैं, और सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड जो है इसके सेक्रेटरी होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें जोनल लेवल पे, तो इसको जीएम जो है इसके चेयरमैन होते हैं, और डिप्टी जीएम जो है इसके कन्वेनर होते हैं। ओके, और इसके अलावा अगर हम बात करें कन्वेनर और या तो डीआरएम और सीनियर डीपीओ जो हैं, तो इसके क्या होते हैं, एक तरह से प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी होते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो फ्रिक्वेंसी है वह जनरली 3 माह में एक बार है ना, यानी क्वार्टरली अगर बात करें तो वंस इन अ 3 मंथ, वंस इन अ 3 मंथ, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, वंस इन अ 3 मंथ। और इसका जो मीटिंग होगा वह कैसा होता है, क्वार्टरली होता है। कैसा होता है, क्वार्टरली। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वंस इन अ 3 मंथ, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, और इसमें जो है यूनियन के कितने मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं अगर पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो 4 मेंबर्स ऑफ ईच यूनियन, 4 मेंबर्स ऑफ ईच यूनियन। ओके, सो 4 मेंबर्स ऑफ ईच यूनियन participates in this meeting। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा जा रहा है, एट हाउ मेनी लेवल्स पीआरईएम मीटिंग्स आर कंडक्टेड। इसका आंसर भी अपन ने अभी देख लिया, 3 लेवल्स पे होता है। कितने लेवल पे होता है, 3 लेवल्स पे होता है, ये हमने अभी डिस्कस करा इस चीज़ को। तो 3 लेवल्स, डिवीजनल लेवल, जोनल लेवल और रेलवे बोर्ड लेवल। तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है, ऑप्शन सी इज नथिंग बट अ 3 लेवल्स, ऑप्शन सी। ओके, इसको हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद आते हैं यहाँ पे, पावर टू रिलैक्स लोअर एज लिमिट बाय 1 ईयर इन केस ऑफ सीजी कॉम्पेसनेट ग्राउंड अपॉइंटेड लाइज विथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो है बेसिकली शेड्यूल ऑफ पावर का क्वेश्चन है यहाँ पे। पावर टू रिलैक्स लोअर एज लिमिट बाय 1 ईयर इन केस ऑफ कंपैशनेट ग्राउंड के केस में जो है अगर अपॉइंटमेंट होता है, तो उस केस में इसका जो पावर है वह डीआरएम के पास है। तो इसका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी डिविजनल रेलवे मैनेजर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन यहाँ पे, व्हाट इज़ द मिनिमम रेसिडेंसी पीरियड इन अ लोअर ग्रेड फॉर प्रमोशन इन ग्रुप सी। तो मिनिमम रेसिडेंसी पीरियड इस केस में जो है तो 2 ईयर्स है, ऑप्शन बी राइट आंसर है यहाँ पे। 2 ईयर्स इज अ मिनिमम रेसिडेंसी पीरियड इन अ लोअर ग्रेड फॉर प्रमोशन इन ग्रुप सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफ़ी आसान से क्वेश्चन है, दीज आर द बच्चा आस्क क्वेश्चंस। सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ days for which encashment of earned leave can be sanctioned to a government servant at a time of retirement। ये सभी बच्चे क्वेश्चंस हैं, इन सबको आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसको आंसर करने में। 300 इसका आंसर होगा, 300 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पैटर्निटी लीव इज एडमिसिबल अप टू डैश डैश चिल्ड्रन एंड डेज इन केस ऑफ ईच चाइल्ड। तो यहाँ पे टोटल 2 चिल्ड्रन और 15 डेज रहता है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है, नेम द ऑनलाइन ग्रीवांस रिड्रेशल मशीनरी फॉर रेलवे स्टाफ। तो रेलवे स्टाफ्स के लिए जो ऑनलाइन ग्रीवांस रिड्रेशल के लिए है वह है निवारण, सबको पता है। इसका आंसर ऑप्शन सी है, राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टैंडर्ड्स आवर ऑफ वर्क ऑफ अ रेलवे सर्वेंट क्लासिफाइड एज इजेंशियल इंटरमिटेंट and working in a roadside station and provided with a quarters within 0.5 किलोमीटर from place of working। तो यहाँ पे बताया गया है कि यह जो है क्वार्टर प्रोवाइडेड है विद इन 0.5 किलोमीटर के अंदर है यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्किंग से। तो और एजेंशियल इंटरमिटेंट कैटेगरी का रेलवे सर्वेंट्स है, तो इस केस में जो है उसका स्टैंडर्ड्स आर ऑफ वर्क कितना होगा। तो इसका सीधा सा क्वेश्चन जो है यह आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल 2005 से रिलेटेड है। अगर विद इन 0.5 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्किंग है तो इस केस में वह 72 आवर्स का जो है उसका टोटल वीकली वर्किंग होगा यहाँ पे। इसके अलावा एजेंशियल इंटरमिटेंट वर्कर्स नॉट प्रोवाइडेड विथ रेलवे क्वार्टर्स विद इन 0.5 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्क हैव टू वर्क 10 आवर्स अ डे, दैट मीन्स 60 आवर्स पर डे। तो अगर उसको रेलवे क्वार्टर्स अगर नहीं मिला है विद इन 0.5 किलोमीटर, ओके, तो इस केस में जो है उसका जो ड्यूटी होगा वह 10 आवर्स अ डे होगा, दैट मीन्स 60 आवर्स उस केस में होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 88, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास इंक्लूडिंग डिपेंडेंट। So not more than 2 dependents and total numbers of person included in pass and PTO will not exceed 5। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर 5। तो इस केस में जो है टोटल 2 से ज़्यादा डिपेंडेंट इंक्लूड नहीं हो सकते और टोटल जो है वह 5 नंबर्स होना चाहिए। टोटल नंबर्स ऑफ पर्सन इंक्लूडेड इन पास एंड PTO विल नॉट एक्सीड 5। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87 पे, क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो मिनिमम पेंशन पेएबल अंडर 7th CPC इज़। तो 7th पे कमीशंस में अगर हम बात करें यहाँ पे तो इस केस में जो है तो कितना पेंशन पेएबल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन बी होगा 9000। मैं आपसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जानना चाहूँगा, क्या मैंने सही टिक किया है क्या। मिनिमम पेंशन पेएबल 18,000 का 50% हमने निकाला है 9,000। तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल बी रिटर्न टू द कॉन्ट्रैक्टर। ओके, तो इसका पूछा जा रहा है आफ्टर फिजिकल कंप्लीशन ऑफ वर्क ओनली। ऑप्शन बी है ऑन टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज अ होल ऑनिंग टू कॉन्ट्रैक्टर्स डिफॉल्ट। इसके अलावा ऑन एक्सपायरी ऑफ द मेंटेनेंस पीरियड। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑन एक्सपायरी ऑफ द मेंटेनेंस पीरियड। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मेंटेनेंस पीरियड की एक्सपायरी के बाद ही जो है हम सिक्योरिटी डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्टर का रिटर्न करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें अगर तो एज पर GCC जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट the contractor shall employ qualified graduated engineers or qualified diploma engineers. So number of engineers required to be deployed is based on option A value of work, option B nature of work, option C both A and B, and option D as specified in tender document as special condition। ओके, अगर हम GCC की बात करें तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको ग्रेजुएटेड इंजीनियर्स, क्वालिफाइड ग्रेजुएटेड इंजीनियर्स और उसके इक्विवेलेंट और क्वालिफाइड डिप्लोमा इंजीनियर्स जो है तो हायर करने होते हैं। अगर वह ऐसा करने में असमर्थ रहता है या फेल हो जाता है तो उस केस में उसको जो है लिक्विडेटेड डैमेज जो है जितना भी टेंडर डॉक्यूमेंट्स में जिस रेट पर होगा उसको पेबल उसको पे करना होगा। इसके अलावा अगर नंबर ऑफ़ क्वालिफाइड इंजीनियर्स जितने भी डिप्लॉय करेगा कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो टेंडर डॉक्यूमेंट में एज अ स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेंशन होगा। सो एज स्पेसिफाइड इन टेंडर डॉक्यूमेंट एज स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो ऑप्शन डी एज पर GCC आंसर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो ब्रिज वर्क्स आर चार्जेबल टू प्लान हेड। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है 30, 31, 32 नन ऑफ द अबव। तो प्लान हेड 31 की बात करेंगे तो इसका मतलब है ट्रैक रिन्यूअल से है, और 32 जो है हमारा ब्रिज वर्क्स
टनल वर्क्स एंड अप्रोचेस को लेके है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। 30 हमने जैसा कि आपको बता दिया, सॉरी 31 क्या ट्रैक रेनेबल्स है, 32 जो है ब्रिज वर्क्स, टनल वर्क्स एंड अप्रोचेस को लेके है, 33 जो है बेसिकली एसएनटी वर्क्स को लेके है, 35 इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को लेके है, 36 अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स को लेके है जिसमें टीआरडी वर्क्स भी शामिल है, 41 एमएनपी एंड 42 जो है वह वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट्स का एस्टेब्लिशमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 की बात करेंगे। व्हाट इज द रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ एस्टीमेट कॉस्ट ऑफ वर्क फॉर प्लान एंड एस्टीमेट चार्जेस फॉर डिपॉजिट वर्क्स कॉस्टिंग मोर देन 1 लाख। तो 1.5%, 2%, 4%, 6.25%। तो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 83 में आपके लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पुट ऑन करें कि इसका आंसर क्या होगा। इस केस में रेट ऑफ परसेंटेज पूछा जा रहा है फॉर प्लान एंड एस्टिमेटेड चार्जेस की पूछे जा रहे हैं फॉर डिपॉजिट वर्क्स अप टू 1 लाख के लिए। तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में पुट ऑन करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 की बात करेंगे यहाँ पे। वर्क्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और रिपेयर द कॉस्ट ऑफ विच इज मेट नॉट आउट ऑफ रेलवे फंड्स बट आउट ऑफ फंड्स फ्रॉम नॉन रेलवे सोर्सेज सो कम्स अंडर। तो यहाँ पे बात कर रहा है क्या कि वर्क्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस और रिपेयर्स का जो भी कॉस्ट है, ठीक है, वह रेलवे फंड से ना लेके हम क्या नॉन रेलवे सोर्सेज से लेते हैं। तो इस केस में वह किस तरह का वर्क्स होगा? रेवेन्यू वर्क्स, डिपॉजिट वर्क्स, स्पेशल वर्क्स और रिपेयर वर्क्स। तो इसका आंसर होगा डिपॉजिट वर्क्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ से क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 81 पे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलोकेशन एसएफ? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे एसएफ मीन्स व्हाट? सेफ्टी फंड। एसएफ मीन्स व्हाट? सेफ्टी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। आरआरएस के वेरी कॉमन क्वेश्चंस, सबका पसंदीदा राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष जिसको बजट 2017-18 में स्टार्ट किया गया था, जैसा कि आपको मैंने बताया था। और यह जो है 1 लाख करोड़ का कॉर्पस जो है 5 साल के लिए प्लान किया गया था। बेसिकली जितने भी हमारे सेफ्टी कैटेगरीज के एसेट्स हैं उनका रिन्यूअल्स हो गया, रिप्लेसमेंट्स हो गया, उन सब को लेके जो है तो इसकी स्पेंडिंग की जानी थी यहाँ पे। और इसके लिए जो रिकमेंडेशंस दिया गया था हाई लेवल रिव्यू कमेटी जो कि हेड की गई थी अनिल काकोदकर के द्वारा, जो कि फॉर्मर चेयरमैन थे एटॉमिक एनर्जी कमीशंस के, तो इनको लेके किया गया था। तो अगर बात करें 1 लाख करोड़ मीन्स 20,000 करोड़ पर ईयर इसकी स्पेंडिंग करना था 2017-18 तक। 2017-18 में बजट में इसको लाया गया था। ओके, आरआरएस के। नेक्स्ट है यहाँ पे, अभी कैग ने भी इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है। और सबसे बड़ी बात क्या है? यह नॉन लैप्सेबल फंड है। ओके, सो द बेस मंथ ऑफ प्राइस वेरिएशन क्लॉज शैल बी टेकन एज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो बेस मंथ जो है बेसिकली प्राइस वेरिएशन क्लॉज के लिए कौन सा लेना है यहाँ पे? तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ऑप्शन दिया है मंथ फॉलिंग 28 डेज प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ टेंडर, मंथ ऑफ अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मंथ सब्सिक्वेंट टू मंथ ऑफ अवार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड मंथ ऑफ ओपनिंग ऑफ टेंडर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सो द बेस मंथ फॉर प्राइस वेरिएशन क्लॉज शैल बी टेकन एज मंथ 20 डेज प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ टेंडर, 20 डेज प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ टेंडर इंक्लूडिंग एक्सटेंशंस। यहाँ पे एक्सटेंशंस को भी इंक्लूड किया गया है। ओके, तो प्लीज़ रिमेंबर इट। एंड द प्राइस वेरिएशन क्लॉज शैल बी बेस्ड ऑन द एवरेज प्राइस इंडेक्स ऑफ द क्वार्टर अंडर कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। इन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट quantities operated in excess of 125% but up to 140% of the agreement quantity of the concerned items shall be paid it।
तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस करा था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जो ऑपरेटेड इन एक्सेस ऑफ, अगर 125 से लेके 140% के बीच में है, तो इस केस में 98% ऑफ रेटेड अवार्ड होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे 98% ऑफ द रेट अवार्डेड होगा, ठीक है। और इसी केस में अगर 140 टू 150% होता, तो इस केस में 96% ऑफ द रेट अवार्ड होता। और इसके अलावा बियॉन्ड 150% के लिए जो है, बियॉन्ड 150% की जो कंडीशन है, दैट विल बी अवॉइडेड एंड वुड बी परमिटेड इन एक्सेप्शनल अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। और इस केस में जो अगर ऐसा होता है, मतलब कि 150% से ज़्यादा होता है, तो इस केस में जो है 96% ऑफ द रेट ही अवार्ड होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पे 77 की बात करें तो, इफ़ द प्रोग्रेस ऑफ वर्क हैज़ बीन डिलेड एज रेलवे फेल्स टू प्रोवाइड नेसेसरी ड्राइंग्स और इंस्ट्रक्शंस और एनी अदर डिले कॉज्ड बाय रेलवे, देन। तो इस केस में क्या होगा यहाँ पे? तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी जीसीसी से है। यहाँ पे जीसीसी से इस क्वेश्चन को उठाया गया है यहाँ पे। तो इस केस में भी अगर हमारा जो भी नेसेसरी ड्राइंग्स वगैरह हो गया, इंस्ट्रक्शंस हो गया, अगर उसको देने में रेलवे फेल्स हो जाता है, तो इस कंडीशन से जो है, तो एक्सटेंशन ऑफ टाइम एज कंसीडर्ड रीजनेबल बाई रेलवे विल बी ग्रांटेड। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। इस केस में कंपनसेशन वगैरह नहीं दिया जाएगा। ओके, सो अगर बात करें, इन अ इवेंट ऑफ एनी फेल्यूर और डिले बाय द रेलवे टू हैंड ओवर द कॉन्ट्रैक्टर पोजीशंस of the lands necessary for the execution of works, or to give the necessary notice to commence the work, or to provide the necessary drawings or instruction, or any other delay caused by railway due to any other cause whatsoever, such failure or delay shall is no way affect or vitiate the contract or alter the character thereof. Okay, so that entitle the contractor to damages or compensation therefore, but in any case the railway may grant such extension or extensions of the completion date as may be considered reasonable. So option A यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें अगर, तो इफ़ वैल्यू ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजेज बाई लेस दैन 25% ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, तो इस केस में जो है क्या होगा? अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात करें यहाँ पे, तो वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज हो रहा है बाई 25%। ओके, और बाई लेस दैन 25%। तो इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एन एडिशनल परफॉर्मेंस गारंटी फॉर डिफरेंस इन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ओवर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज टू बी डिपॉजिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। ऑप्शन बी है एन एडिशनल परफॉर्मेंस गारंटी फॉर डिफरेंस इन न्यू कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ओवर 110% ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज टू बी डिपॉजिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। नो एडिशनल परफॉर्मेंस गारंटी इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लेस देन 25% है। ओके, so the value of the performance guarantee to be submitted by the contractor will not change for variation up to 25%। तो लेस देन 25% यानी अप टू 25%। तो इस केस में चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो इस केस में जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस गारंटी जो है, ठीक है, वैल्यू ऑफ द परफॉर्मेंस गारंटी में जो है कोई चेंज नहीं आएगा। नो एडिशनल पीजी इज रिक्वायर्ड। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे होगा, क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे परफॉर्मेंस गारंटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, लेकिन इन केस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजेज बाई मोर देन 25% ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, अगर मोर देन 25% ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो इस केस में जो है, तो एडिशनल परफॉर्मेंस गारंटी कितना होगा? 5% होगा। कितना होगा? 5% फॉर द एक्सेस वैल्यू ओवर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, और वो उसको डिपॉजिट करना होगा।
ऑन द अदर हैंड इफ़ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिक्रीजेज बाई मोर देन 25%, तो इस केस में जो है तो परफॉर्मेंस गारंटी अमाउंटिंग टू 5% ऑफ द डिक्रीज इन कॉन्ट्रैक्टर वैल्यू, ओके, दैट शैल बी रिटर्न टू द कॉन्ट्रैक्टर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ का जो केस है, इस केस में क्या है, वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीजेस बाई व्हाट, लेस देन 25%, अप टू 25%, चाहे वो बढ़े या घटे। लेकिन इस केस में जो है तो कोई एडिशनल परफॉर्मेंस गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है, नो एडिशनल परफॉर्मेंस गारंटी इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर बढ़ता है, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजेस बाई मोर देन 25%, तो इस केस में जो है उसको 5% जो है परफॉर्मेंस गारंटी अमाउंटिंग जो है उसको देना होगा एक्सेस में। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर क्या होता है, इफ़ द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिक्रीजेज बाई मोर देन 25%, तो अगर वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिक्रीज होता है तो इस केस में जो है तो रेलवे को जो है तो कॉन्ट्रैक्टर को अमाउंट जो है 5% का जो अमाउंट है वो रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है, द सक्सेसफुल बिडर शैल हैव टू सबमिट अ परफॉर्मेंस गारंटी विद इन डैश डैश डेज फ्रॉम लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस विदाउट इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 21 डेज इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है वह क्या होगा। सो इसका एक्सप्लेनेशन अगर बात करें तो सक्सेसफुल बिडर जो होता है दैट शैल हैव टू सबमिट अ परफॉर्मेंस गारंटी विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ओके, और एक्सटेंशन ऑफ द टाइम फॉर सबमिशन ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी beyond 21 days and up to 60 days from the date of issue of LOA may be given by the authority who is competent to sign the contract agreement. Okay, so option B is the right answer, 21 days. Next है, if a work is completed and a completion certificate issued but final bill not passed, तो इस केस में जो है यहाँ पे अगर वर्क कंप्लीट हो गया है तो सच वर्क कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर एलिजिबिलिटी, सच वर्क कैन बी अकाउंटेड फॉर एलिजिबिलिटी और टू बी कीप सेपरेटली, एंड इफ एनी अदर एलिजिबल ऑफर इज नॉट रिसीव्ड इट कैन बी कंसिडर डिपेंड ऑन टेंडर कमिटी। तो इस केस में अगर वर्क कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशूड हो गया है लेकिन फाइनल बिल पास नहीं हुआ है, तो दैट कैन बी अकाउंटेड फॉर एलिजिबिलिटी। सो ऑप्शन बी जो है तो यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया तो इसलिए इसको जल्दी जल्दी करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, for satisfying technical eligibility criteria, the tenderer must have successfully completed at least two similar work costing not less than the amount equal to। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जीसीसी के अकॉर्डिंग। अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे, सो द टेंडरर्स मस्ट हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड एनी ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग लास्ट 7 ईयर्स। एनी ऑफ द फॉलोइंग में क्या चीज़ें हैं, अगर 3 सिमिलर वर्क्स है, ईच कॉस्टिंग नॉट लेस देन द अमाउंट इक्वल टू 30% ऑफ एडवर्टाइज्ड वैल्यू ऑफ द टेंडर, ओके, और 2 सिमिलर वर्क्स ईच कॉस्टिंग नॉट लेस देन द अमाउंट इक्वल टू 40% ऑफ एडवर्टाइज्ड वैल्यू ऑफ टेंडर, ओके, और 1 सिमिलर वर्क ईच कॉस्टिंग नॉट लेस देन अमाउंट इक्वल टू 60% ऑफ एडवर्टाइज्ड वैल्यू ऑफ टेंडर। सो इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे 2 सिमिलर वर्क्स के केस में जो है, फॉर एटलीस्ट कंप्लीटिंग 2 सिमिलर वर्क्स कॉस्टिंग नॉट लेस देन द अमाउंट इक्वल टू व्हाट 40% ऑफ एडवर्टाइज्ड वैल्यू। सो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा फॉर दिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। अगर यहाँ पे 3 सिमिलर वर्क होता तो इस केस में इसका आंसर 30%, यहाँ पे 30% होता। अगर 2 सिमिलर वर्क तो 40% है, अगर 1 सिमिलर वर्क है तो यहाँ पे 60% है, ओके। सो 30, 40, 60
रहता है यहाँ पे 30, 3 सिमिलर वर्क्स के लिए 30, 2 सिमिलर वर्क्स के लिए 40, 1 सिमिलर वर्क्स के लिए 60% ऑफ द एडवर्टाइज वैल्यू ऑफ द टेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीरियड ऑफ कंसिडरेशन कितना होता है? 7 ईयर। यहाँ पे लास्ट 7 ईयर्स का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेते हैं यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको पहली लाइन पढ़ी यहाँ पे, द टेंडर्स मस्ट हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन ईयर द फॉलोइंग ड्यूरिंग लास्ट 7 ईयर्स, है ना। तो लास्ट 7 ईयर्स में जो है जो टेंडर है वो उसने 3 सिमिलर वर्क्स जो है मैंने बताया अभी, 3 सिमिलर वर्क्स 30% ऑफ एडवर्टाइज वैल्यू ऑफ टेंडर, 2 सिमिलर वर्क्स 40% ऑफ एडवर्टाइज वैल्यू ऑफ टेंडर और 1 सिमिलर वर्क्स कॉस्टिंग नॉट लेस देन अमाउंट इक्वल टू 60% ऑफ एडवर्टाइज वैल्यू ऑफ द टेंडर कंप्लीट किया हो। नेक्स्ट है 71 पे आएंगे। इन जोनल कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क ऑर्डर कैन बी इशूड फॉर वैल्यू नॉट एक्सीडिंग। तो इस केस में अगर हम बात करें जोनल कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में, तो पूछा जा रहा है इसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है। इन जोनल कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क ऑर्डर जितने भी इशूड किए जाते हैं फॉर वैल्यू नॉट एक्सीडिंग, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 5 लाख। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज व्हाट 5 लाख। ओके, फॉर ईच जोनल कॉन्ट्रैक्ट्स केस में जो है यहाँ पे वर्क ऑर्डर जो है दैट इज वर्क ऑर्डर कैन बी इशूड फॉर वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 5 लाख ईच। तो इस तरह से टोटल हमने जो है तो इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल जो पार्ट बी फाइनेंस एंड इस्टेब्लिशमेंट और इसके अलावा जो पार्ट सी राजभाषा सेक्शन है, तो उसके टोटल इस वीडियो में हमने 40 क्वेश्चंस 40 मिनट में डिस्कस किए। तो एक क्वेश्चन 1 मिनट में डिस्कस हुआ यहाँ पे। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो अगर बोर कर रहा है आपको तो प्लीज़ वीडियो को 1.5 टाइम्स और 2 टाइम्स की स्पीड से देखें, लेकिन वीडियो को पूरा देखें जिससे आपका नॉलेज अगर ऑलरेडी गेन है आपको तो आपका रिवाइज हो जाएगा, और नहीं अगर कुछ चीज़ें अगर पता नहीं है मतलब तो वो चीज़ें आपको नॉलेज में आ जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। ऐसे प्यार चैनल पे बनाए रखें अपना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।